आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति पे। वहाँ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो बिहार की राजनीति पे बहुत कड़ी पकड़ रखते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में राजनीति कौन सी करवट ले रही है। हाल में ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बहनों और माताओं के खातों में 10,000 रुपया का अनाउंसमेंट किया है, क्या ये बिहार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को बदलने में कोई क्रांतिकारी कदम होगा? शर्मा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चुनाव के पूर्व संध्या पे इस कदम का अनाउंसमेंट किया है, आपको लग रहा है ये नैतिक है? मैं समझता हूँ कि यह जो प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपये हर महिला के खाते में डालने का, भेजने का जो फैसला किया और भिजवाया है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। यह प्रधानमंत्री जी के उस महत्वाकांक्षी प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत वो महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश में काम करते रहें। जिस तरह से गैस का चूल्हा देने का सवाल हो या और भी महिलाओं के रोज़मर्रे की ज़िंदगी में सुविधा बढ़ाने का सवाल हो, उसी का ही हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि सचमुच ऐसे तो कहा जाता है कि महिलाएं अबला होती हैं, लेकिन अबला हो या न हो, व्यवहार में आर्थिक तंगी से गुजरती हैं। खास तौर से जो मध्यम वर्गीय परिवार की हैं, जो गरीब परिवार की हैं, उनके लिए 10,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो लाजमी तौर पर प्रधानमंत्री जी ने एक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के प्रधान होने के कारण, ये राज्य है कल्याणकारी राज्य है, उसके तहत जो कमज़ोर तबका है उसके सशक्तिकरण के लिए जो ये धनराशि दिया है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ये तो एक्चुअली महिलाओं को सुविधा संपन्न कराने का प्रयास है। अनिल जी, महिला उत्थान पे ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में महिलाओं का भारी योगदान रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए साइकिल योजना हो बच्चियों के लिए, या इसके अलावा महिलाओं के उत्थान की जो काम हो, उन लोगों ने नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में काफ़ी योगदान दिया। तो आपको लग रहा है कि क्या यही सिलसिला इस बार बीजेपी को वहाँ शासन में दोबारा लाने में कामयाब रहेगा? बीजेपी को सत्ता की वापसी में यह जो अभी का जो प्रयास है, इसका कोई रोल नहीं है। बीजेपी सत्ता में वापस इसलिए आएगी कि वहाँ पर बिहार की जनता के सामने दोनों गठबंधनों की स्थिति स्पष्ट है। एक तरफ महागठबंधन उसके सामने है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन सामने है। अब उस सबको पता है कि 1990 से लेकर 2005 के बीच जो महागठबंधन की सरकार रही, जिसमें कांग्रेस हिस्सेदार थी, उस दौरान उस 15 साल में बिहार में क्या हुआ, चाहे विकास का नाम पर सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो सुरक्षा का सवाल हो, ये पूरी तरह से ध्वस्त था। और मैं समझता हूँ अनिल जी कि सचमुच जो भी मतदाता बिहार में वोट करेंगे, उनके सामने सीधा सवाल होगा कि हम ऐसी व्यवस्था लाएं, ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट दें जिस व्यवस्था में पहले हमारी जान सुरक्षित हो, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसीलिए 2005 के बाद से लगातार जो एनडीए की वापसी हो रही है, उसमें सबके सामने जब अंतिम वोट देने जाता है तो उसको सीधा लगता है कि किसमें सुरक्षा हमारी है, और सुरक्षा की गारंटी सिर्फ एनडीए के साथ है, सुरक्षा की गारंटी महागठबंधन के साथ नहीं है। अनिल जी, बिहार के राजनीतिक व्यवस्था में एक व्यक्ति का उदय हुआ है, प्रशांत किशोर का। व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर का बिहार के राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। बाहर के दुनिया में वो अपना काम किए हैं, कमाए हैं, अपने झोली भरे हैं, लेकिन बिहार में आके जिस मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं, जिस पलायनवाद को उठा रहे हैं, जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं को अपने तरफ मोड़ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर अपनी छाप छोड़ेंगे, या प्रशांत किशोर एक वोट कटुआ के रूप में याद किए जाएंगे? देखिए अनिल जी, ऐसा है, शायद आपने वह इंटरव्यू मेरा देखा या न देखा, मैंने बिहार आज तक में एक इंटरव्यू दिया था जिस दिन प्रशांत किशोर की गांधी मैदान की रैली थी, उसके एक दिन पहले, और हमने उसमें कहा था कि प्रशांत किशोर कोई और नहीं, बिहार के केजरीवाल के नए संस्करण हैं, अरविंद केजरीवाल के दूसरे रूप हैं। जिस तरह से लफाजी करके अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया था, ठगने का काम किया था, और अंततः चेहरा बेनकाब हो गया, उसी तरह से प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में तो हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज बेनकाब नई बोतल में पुरानी शराब, ये उस पर लागू होता है।
कैसे लागू होता है? आप इमेजिन कीजिए, वह प्रशांत किशोर जो महात्मा गांधी का फोटो अपने चेहरे पीठ के सामने छपा करके, कहाँ से, तो विधारवा आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, गांधी के मूल्यों की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, स्वच्छ राजनीति देने की बात करते हैं, और अंततः राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाते हैं? पप्पू सिंह को, क्या नाम पूरा है, जो सांसद रहे हैं पूर्णिया के, तो पप्पू सिंह जी का क्या पृष्ठभूमि है? पप्पू जी की का जो कार्यकलाप रहा है वो कहीं से गांधीवाद से मेल खाता है क्या? गांधी जी का व्यक्तित्व, गांधी जी की सोच और गांधीवाद की बात और नयापन देने की बात से कहीं भी रत्ती भर भी पप्पू सिंह के व्यक्तित्व का कोई रिश्ता है क्या? जो चला था क्रांति करने के लिए और व्यापारी बना के ठहर गया, क्यों इसलिए किया? इसलिए किया कि उनको लगता है कि धन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बिहार में मैं कह सकता हूँ कि बिहार में इनकी स्थिति वही होने वाली है जो 2010 में कांग्रेस की हुई थी, जो एक बोटकटवा पार्टी के रूप में रह गई थी, 4 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरे बिहार का दौरा करते रहे थे। प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं, लोग जवाब भी उसके दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को भी जब से शुरू किया है एक्टिविटी, तब से अपने तमाम जो सोर्सेस रहे हैं उनको पब्लिक करना चाहिए कि मेरे पास जब हम चले थे तो मेरे पास यह पूंजी थी, और उसके बाद यहाँ से हमको धन आता रहा, और उस धन के कारण हम इतने खर्च कर रहे हैं। तो मुझे जैसा लगता है, महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि अगर कहीं पहाड़ है तो यह मान लो कि उसके बगल में कहीं न कहीं बड़ा गड्ढा है। तो इसी तरह से जिस तरह से पहाड़ बना है उनके धन का, तो कहीं न कहीं बेईमानी हुई है, कहीं न कहीं मिसयूज हुआ है, कहीं न कहीं एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में न कोई नयापन दे पाएंगे और न ही उनका जो महत्वाकांक्षा है वो पूरा हो पाएगा। अनिल जी, आपने बीच में बात कांग्रेस की, राहुल गांधी की बात की, सोनिया गांधी की बात की, वो एक इतिहास का दौर था जो गुजर चुका है। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी नए राजनीति की बात कर रहे हैं, नए विचार की बात कर रहे हैं, नए संगठन की बात कर रहे हैं, इवन बिहार में ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक प्रमुख तक, डिस्ट्रिक्ट तक अपनी संरचना को रिवैम्प कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो उन्होंने वोट अधिकार रैली की थी उसका प्रभाव बिहार में मौलिक रूप से पड़ रहा है। कांग्रेस को फायदा हो या न हो, लेकिन इसका फायदा तेजस्वी यादव को होना तय है, और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत बेहतर लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, वहाँ पर स्पष्ट रूप से जो पॉलिटिक्स लालू यादव कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स तेजस्वी याददव कर रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा फैलते फैलते भी इनका वोट मुश्किल से 30-32% तक जाकर सिमट जाएगा। इसलिए सिमट जाएगा कि वो पूरी तरह से कॉम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं, कास्टिज्म की पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं। वहाँ पूरी तरह से जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी छवि और कांग्रेस की छवि सनातन विरोधी हो चुकी है, कि सनातन के खिलाफ है। ये राहुल गांधी जब कहते हैं, या उनके समर्थन से वो कहता है कि हमको बिहार को, देश को बांग्लादेश बनाना है, बांग्लादेश की ऐसी स्थिति पैदा करना है। बांग्लादेश का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से वहाँ सनातनियों का खात्मा हुआ है, जिस तरह से वहाँ मंदिर जलाए गए, वहाँ तोड़फोड़ हुआ, वहाँ अराजकता की स्थिति हुई, वही स्थिति हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं। उसका भुक्तभोगी कौन बनेगा? उसका भुक्तभोगी बनेगा यहाँ का सनातनी लोग। तो राहुल गांधी और लालू यादव कैसे वोट ले लेंगे मेजॉरिटी सनातनियों का? घर में ताजिया बैठाते हैं, मुहर्रम की पूजा करती हैं उनकी पत्नी, और उसके बाद वो बहुत सारे यादव बिरादरी के लोग हैं। मैंने पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू समाज में, सनातनी समाज में सबसे ज़्यादा अगर सनातन के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध कोई जाति है वह है यदुवंशी, जिनके बीच में आज बहुत कम आप अंतरजातीय विवाह पाइएगा। अंतरधर्म की तो विवाह तो होता ही लगभग नहीं है ना? तो वो कमिटेड लोग हैं जो यदुवंशी हैं, जो सनातन के लिए कमिटेड हैं। और इसलिए लालू यादव, आप देखिएगा इस बार जो चुनाव होगा उसमें भूखी खानी पड़ेगी, उनकी सरकार बनने की तो बात ही नहीं उठती है। जिस तरह से 2010 में लालू यादव 22 पर सिमट गए थे, इस बार मुझे लगता है कि बमुश्किल 22-25 सीटें आकर रह जाएगी, तो आप आश्चर्य नहीं होगा। अनिल जी, जहाँ तक आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है आंकड़ों के मामले में माइनॉरिटी हो गया, यादव हो गया, ये एक मुश्त राष्ट्र लालू प्रसाद यादव के साथ है। इसमें किसी तरह का सेकंड ओपिनियन की कोई गुंजाइश नहीं है, और ये आंकड़ा उनके फेवर में है।
ये आंकड़ा बीजेपी के पास भी नहीं है और किसी के पास नहीं है। आंकड़ों के खेल में लालू प्रसाद यादव आगे हैं। अनिल बाबू, आप बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं और बिहार की नस को जानते हैं। लालू यादव वही थे, आज तो उनका नौसिखिया बेटा है। लालू यादव खुद थे उस समय सत्ता के शीर्ष पर थे और राजनीति के शिखर पर थे। 2010 अकेले नहीं थे, रामविलास पासवान जी के साथ समझौता उनका था, वो गठजोड़ था। 43% वोट के उस समय कॉम्बिनेशन था उनका। और 2010 में क्या हासिल हुआ था? मात्र 22 सीटें। मैक्सिमम यादव बिरादरी से जीतने वाले जो विधायक थे वो एनडीए के थे, वो जदयू के साथ थे, वो बीजेपी के साथ थे। ये सबको पता है, हमको अपने मुंह से दावा झूठा थोड़ी कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है वो विपरीत है। आज भी बिहार में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो लालू प्रसाद की पार्टी है। नहीं, ये ठीक है। देखिए, वह भी इसलिए हुआ कि 2015 में नीतीश कुमार और कांग्रेस के कंधे पर चढ़ करके लालू यादव ने अपने को रिकंसोलिडेट किया और उसका लाभ मिला उनको 2020 के चुनाव में, जो अभी आप नजर आ रहा है। आप खुद देख लीजिएगा। देखिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अभी चुनाव नजदीक होने वाला है और आप देखिएगा कि लालू यादव का जो सपना है अपने जीवन काल में बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का, अब निश्चित रूप से उनका बेटा तो मुख्यमंत्री बनने से रहा, राज सत्ता के शीर्ष पर पूरे जीवन काल में राष्ट्रीय जनता दल आने वाला नहीं है। अब चुनाव आयोग की जो टीम है बिहार भ्रमण कर रही है, जायजा ले रही है और अक्टूबर के सेकेंड वीक तक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन चुनाव का जारी कर देगा। आपको लग रहा है, आप आश्वस्त हैं कि एनडीए की वहाँ वापसी हो रही है? 100% मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा और आपकी पसंद का मिठाई खिलाऊंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा और एनडीए को बहुमत मिलेगा। अनिल जी, आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।